चलिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th वालों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, और ये लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर ग्रुप वाले जो बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस स्टडी ग्रुप क्लास 12th का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फॉलोइंग पॉइंट समराइज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। तो यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये सभी जगह अप्लीकेबल है ना। अब जैसे ये बिजनेस संस्था हो या फिर नॉन बिजनेस संस्था हो, चाहे वो स्मॉल या लार्ज संस्था हो, है ना, या फिर पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विसेज सेक्टर हो, मतलब ये सभी जगह अप्लीकेबल हो। तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो होते हैं, आप सभी जगह एक तरह से यूज करते हैं मैनेजमेंट को। और साथ ही साथ इसमें जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी हो गए, या फिर कोई भी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, है ना, तो इसके साथ आप क्या करते हैं, ये एप्लीकेबिलिटी जो है इसका आप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें बताया गया कि फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, मान लीजिए आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो यहाँ पर सारे कामों को आपको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क मिला है ना, स्कूल की तरफ से, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टाइम में हल्का हल्का टास्क करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप टास्क को पूरा अच्छे से करेंगे, है ना। और आफ्टर दैट फिर आपको कुछ एनर्जी मिलेगा, तो उसके बाद फिर और भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से बिजनेस में भी, जैसे कि मैनेजमेंट जो आपको ग्रेटर प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो हर एक बड़े कामों को छोटे टास्क में डिवाइड कर दें, है ना। और साथ ही साथ वहाँ पर ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, जनरल गाइडलाइंस। तो अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जनरल गाइडलाइन। तो इसमें देखिए क्या बताया जाता है कि प्रिंसिपल यहाँ पर गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस टू एक्शन बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड, है ना। मतलब यहाँ पर आपको एक तरह से एक्शन लेना पड़ेगा, कोई भी चीज़ रेडीमेड बना हुआ नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको वहाँ मेहनत करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये बताया गया कि दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी रियल बिजनेस सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और डायनेमिक मतलब चेंजेबल हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए क्या बताया जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी स्मॉल गाइडलाइंस जब होते हैं हेल्प टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, तो छोटे छोटे गाइडलाइंस भी अगर मिलते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को एक तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल जो है उसे अंडर एस्टिमेट कम नहीं किया जा सकता, है ना। कोई भी गाइडलाइंस से हम वहाँ पर कोई भी बड़े लेवल के प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। अब एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट। मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट एक्स हो गए और डिपार्टमेंट वाई हो गए, तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो गया, झगड़ा। अब मैं प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, तो किसी कंपनी में मान लीजिए एक्स और वाई डिपार्टमेंट है। तो एक्स जैसे मान लीजिए ये आईटी सर्विस का डिपार्टमेंट हो गया, और ये हो गया बीपीओ, है ना, जैसे कोई कॉल प्रोसेसिंग वगैरह ये सब जो होता है। तो आईटी सेक्टर वाले का क्या काम होता है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह मैनेज करना, एप्लीकेशन वगैरह बनाना, या फिर एडवर्टाइज करना कंपनी का। और बीपीओ का काम होता है एक तरह से कॉलिंग के थ्रू प्रोडक्ट को सेलिंग कराना। मान लीजिए दोनों के बीच में झगड़े हो गए, तो मैनेजर में एम्फेसाइज द प्राइमेसी ऑफ द ओवर ऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर वहाँ क्या करेगा, मैनेजर वहाँ से मैनेज करेगा, है ना, दोनों को जो प्रॉब्लम है सुलझाएगा, और ताकि फ्यूचर में दोनों अपने अपने गोल्स को पूरा कर सके। अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट जो होता है, अगर किसी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करना है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रैक्टिस करने होंगे और एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंपनी हो गई, और वो कंपनी जो है लैपटॉप बनाती है। तो लैपटॉप बनाना उतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो उसमें जानना होगा कि कितने चिप्स उसमें लग सकते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज कितना किया जा सकता है ना। अब लैपटॉप में जो कीपैड वगैरह आते हैं वो किस कंपनी का लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पर रिसर्च सबसे पहले किया जाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि लैपटॉप का सबसे बढ़िया फीचर या डिज़ाइन कितना हद तक अच्छा हो सकता है ना। तो यही बात बताया कि फाउंड बाय एक्सपीरियंस होता है, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अकम्प्लिशिंग एनी पर्पस। तो कोई भी
मान लीजिए गोल को पूरा करना है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन का ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन यानी इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये थर्ड प्रिंसिपल था। चौथा प्रिंसिपल हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या बताया जाते हैं कि मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रिस्क्राइब करने का जो काम है वहाँ पर कौन करेगा, प्रिस्क्राइब करने का जो काम है वहाँ पर कोई मैनेजर ही कर सकता है ना। और उसे ईजी वे में करेगा, तभी जो वहाँ पर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हो वो उसे समझ सकता है। दे आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर, तो मैनेजर ही उसे चेंज कर सकता है ना। मैनेजर एक आप कह सकते हो कि लीडर की तरह होता है और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, है ना। सो एज सच दे टेल अस इफ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। तो ये बताते हैं कि एक तरह से जो रूल है किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन के वक्त कब अप्लाई करना है। तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से रिजिड नहीं होना चाहिए, काफ़ी हार्श नहीं होना चाहिए। जो भी मैनेजर हो उसे बहुत बढ़िया से प्रिस्क्राइब करे, अपने एम्प्लॉय को समझाए कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कितने ढंग से बनाना है और कितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट को निकालना है। तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, कॉन्टिंजेंट। तो इसमें क्या बताए जाते हैं, एक तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटिंजेंट होनी चाहिए। कॉन्टिंजेंट मतलब संभावना, अब आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लीजिए कि जो डिमांड है तो वहाँ पर डिमांड के हिसाब से वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेमोनरेशन, है ना। तो एम्प्लॉय को एक तरह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रेमोनरेशन चाहिए, मतलब सैलरी या फिर कमीशन या फिर आप कह सकते हैं कोई अदर फैसिलिटी जैसे कि प्रिक्विसाइट वगैरह, ये आप कह सकते हैं, है ना। बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर। तो ये तो निश्चित तभी होगा जब मल्टीपल फैक्टर को पूरे किए जाएंगे, है ना। तो एम्प्लॉय कितना बढ़िया से काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा है, वो तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिचुएशन के साथ साथ वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वहाँ पर बदलाव लाना जरूरी है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब समझते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंट मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंट मतलब आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस। तो आखिर इसके इम्पोर्टेंस क्या है ये समझेंगे। आइए, सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो जो भी मैनेजर है उसे हमें रियलिटी दिखाना होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन को देखते हुए ही हर एक चीज़ों को मैनेज करना होता है। और साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल है एक तरह से, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नॉलेज की, एबिलिटी की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजेरियल सिचुएशन की, है ना, एंड सरकमस्टांसेस की। तो वहाँ जो एबिलिटी हो गया या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजेरियल सिचुएशन हो गए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना होता है, ठीक है। तो इट विल आल्सो इनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट बताता है कि अगर कोई भी गलती अगर पास्ट में हुआ है तो वहाँ मैनेजर को वहाँ से सीखना चाहिए और आगे उससे गलती नहीं करना चाहिए। अपने समय को वो बचाए, है ना, बाई सॉल्विंग रेकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। तो उसे कोशिश करना है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाले। तो पहला सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या बताए जाते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट में देखिए क्या बताया गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऑप्टिमम मतलब हो गए मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए ऑप्टिमम मतलब क्या हो गए, मैक्सिमम। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं रिसोर्सेज का यूज करना और एफिशिएंट वे में, मतलब सही तरीके से, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा सही तरीके से। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट जो आपने बनाए हैं वो ढंग का नहीं। तो रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विथ कंपनी आर लिमिटेड। तो वैसे देखा जाए तो इकोनॉमी में भी कहा जाता है कि कोई भी रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसी रिसोर्सेज का यूज करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालना है। दे हैव टू पुट टू ऑप्टिमम यूज। So by optimum use we mean that the resources should be put to use in such a manner
दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट, है ना। तो कोशिश किया जाना चाहिए कि जो भी कच्चा सामान है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बने और कम से कम कॉस्ट लगे। तो वहाँ पर देखना होता है कि कैसे कॉस्ट को हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बताया गया प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर द डिसीजन एंड एक्शन। तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजर को इक्विप करते हैं। इक्विप मतलब हेल्प करना। तो मतलब क्या कारण है, इससे क्या इफेक्ट हो सकता है प्रोडक्ट पर, तो ये चीज़ें, है ना। तो मतलब सेकंड पॉइंट हो गए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करके बहुत बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को निकालना। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अगला सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, साइंटिफिक डिसीजन। तो साइंटिफिक डिसीजन में देखिए क्या बताया जाते हैं कि डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जो भी साइंटिफिक डिसीजन है तो यहाँ फैक्ट देखना जरूरी होता है, थॉटफुल, है ना। सोच विचार करके आपको देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, कौन सा रॉ मटेरियल सबसे बेहतर होंगे, है ना। और जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस। और इसमें जैसे कि टाइमली, रियलिस्टिक और सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट, जैसे रियलिस्टिक मतलब परफेक्ट सामानों को बनाना है, कितना ज़्यादा बनाना है, जैसे उसे मेजर आपको करना होगा, है ना, किस तरह से बनाना है। तो इवेल्युएशन मतलब जज करना है बढ़िया से। तो जज आपको क्या करना है कि कौन सा सामान कितना बनाना है, कितना इफेक्टिव वे में बनाना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पर थॉटफुल डिसीजन मेकिंग आपको बनाता है। तो जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ बिना सोच विचार आप नहीं कर सकते। सपोज दैट आप घर में भी कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मैनेज करना होता है। सपोज दैट कि आप कुक का काम कर रहे हो, घर में कुछ चीज़ें बना रहे हो, तो आपको वहाँ पर मैनेजमेंट करने आना चाहिए। कि सपोज दैट जैसे आप सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बना रहे हो तो आपको एक टाइम जो है पहले से प्रिडिक्ट कर लेना होगा कि कितने टाइम में हमें बना लेना है ना। अब उसमें कितने मसाले लगेंगे, कितने तेल लगेंगे, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना होता है। इन द सेम वे कोई भी कंपनी भी आप स्टार्टअप करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पर सोच विचार करके, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है ना। चलिए अगला जो है सिग्निफिकेंस है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, है ना। तो ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइन। तो जनरल गाइडलाइंस के बारे में बताया जाता है, बट दे आर मॉडिफाइड। ये सब मॉडिफाइड होते हैं एंड सच हेल्प्स मैनेजर टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि आपको उसे डिफिकल्ट मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉय को प्रोडक्ट के बारे में आप कह सकते हैं कि हार्श लेवल पर या डिफिकल्ट लेवल पर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। उसे काफ़ी ईजी वे में समझाना चाहिए ताकि और एम्प्लॉय अपने कामों को अच्छे से कर सके। अब यहाँ एग्जाम्पल बताया गया कि चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में क्या मीटिंग के बारे में बताया जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्फेसाइज डिवीजन ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है यहाँ पर महत्व देते हैं किस चीज़ के बारे में, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन के बारे में, है ना। तो मॉडर्न टाइम्स में देखा जाता है कि दिस प्रिंसिपल हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू द इंटायर बिजनेस। तो ये जो प्रिंसिपल है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटायर बिजनेस तक क्या किया गया, फैलाया गया। वेयर बाई कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी एंड डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस, है ना। तो कोर कॉम्पिटेंसी जैसे कहने का मतलब जो आप कह सकते हो कि कोई भी जैसे कि बिजनेस हो गए, है ना, और वो बड़े लेवल पे जैसे आप कह सकते हो कि ये बिजनेस आते हैं, और ये साथ ही साथ जो पेट्रोल या फिर ऑयल का कोई फैक्ट्री हो गया, तो ये सब कोर बिजनेस हो गए। और नॉन कोर मतलब कोई आप कह सकते हो छोटे मोटे बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ बताया गया है कि वेयर बाई कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन द कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी वही बताया मैंने कि बड़े लेवल पे बिजनेस हो गए, जैसे अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप, ये सब लोग जो होते हैं बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं। देखिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गया, है ना, और एक होते हैं जैसे कि हिंदुस्तान ऑयलेटिक लिमिटेड। तो ये सब जैसे कि आप कह सकते हो मेटल का बिजनेस, है ना, या फिर हिंदुस्तान ऑयलेटिक्स लिमिटेड जो हो गए, ये भी मेटल का है जो कि डिफेंस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा काम देता है। सो ये बताया गया कि इन डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल एंड सीड्स। तो ये केमिकल्स एंड सीड्स के बारे में ये जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, याद रखना आप, डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस जैसे केमिकल की चीज़ों में या फिर सीड्स बीजों के बारे में। सम कंपनीज आर आउटस्टैंडिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटी जैसे कि शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग टू आउटसाइड एजेंसीज। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो आउटसोर्सिंग होती है ना, नॉन कोर एक्टिविटीज में, जैसे कि शेयर ट्रांसफर मैनेजमेंट, शेयर को ट्रांसफर करना या एडवर्टाइज करना, ये सब आप कह सकते हो।
और कोर बिजनेस में आप कह सकते हो कि कोई बड़े लेवल पर जो बिजनेस हो गए, है ना। अगला पॉइंट, तो ये हो गया मैनेजिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ ही वहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए, है ना, मीटिंग चेंजिंग, ठीक है। अगला पॉइंट हो गया फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक, ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेशलिटी लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ फुलफिल करना है मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव आल्सो इवॉल्व इन द रिस्पॉन्स टू द डिमांड। तो इसमें देखिए मेनली बताया गया है कि जो भी सोशल या समाज को जिम्मेदारी है ना, तो वहाँ पर एक तरह से मैनेजमेंट को पूरा करना होता है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेशली लिमिटेड टू कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, ठीक है। और मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव आल्सो इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दिस डिमांड। तो इन डिमांड्स को पूरा करना है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिंसिपल आल्सो एज्यूम्स न्यूअर एंड कंटेम्पोररी मीनिंग विद द चेंज इन टाइम। चलिए, तो ये आपने सीख लिया। अगला लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, है ना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैसे कि ट्रेनिंग की ज़रूरत, वहाँ पर लोगों को सिखाना है, एजुकेट करना है और रिसर्च के बारे में भी बताना है, तभी एक अच्छा सा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए जैसे कि MBA कोर्स हो गया, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BBA वगैरह हो गया, तो इसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताया जाती है कि जैसे मैनेजमेंट आप कितने बेहतर लेवल पे कर सकते हैं। अगला बात बताया जा रहा है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इसमें बताया गया कि इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू एज क्लासिकल स्कूल। तो इसमें क्लासिकल स्कूल आर फायल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए मेनली यहाँ पर ये कुछ बस ऐसे जनरल टर्म के लिए बताया गया है कि इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल थॉट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो इसके किसने बताया था, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो ये सब NCERT से ली गई है। तो ये कौन था, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था। तो फ्रेडरिक विंसलो ने क्या देखा, एक्चुअली ये इंडस्ट्री वगैरह जो है, इंडस्ट्री की एफिशिएंसी के लिए काम करता था और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता था। ही बिकेम एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, वो बन गया था, है ना। और लर्निंग फैक्ट्री कंडीशन एट ग्रास रूट्स लेवल। तो फैक्ट्री का मैनेजमेंट कैसे करना है उसने सीखा। ही अंडर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसने डिग्री पाई। ही वाज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर्स ऑफ एफिशिएंसी मूवमेंट। तो ये सब बातें जो है आप कह सकते हो, ये सब सारी चीज़ें जनरल नॉलेज के लिए, है ना। तो मेनली आपका यहीं तक था। चलिए, और ये सब आप कह सकते हो MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो डिग्री प्राप्त किया वो कौन था, तो फ्रेडरिक वेंसलो। फिर जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि फाइल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। तो ये अभी देखिए मैंने इसमें नोट्स डाले नहीं हैं, और ये सब चर्चा जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।